नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, रूस और चीन ने एक ऐसी पहल की है जो न केवल भारत की विदेश नीति पर असर डाल सकती है, बल्कि उससे दुनिया की राजनीति भी बदल सकती है। 1990 के दशक में बना त्रिपक्षीय आरआईसी यानी रूस, इंडिया और चाइना अभी तक निष्क्रिय पड़ा हुआ था, मगर अब उसे फिर से खड़ा करने की, फिर से जिंदा करने की बात कही जा रही है। रूस ने इसकी पहल की है, चीन ने उसको अपना अनुमोदन दे दिया है और अब भारत को भी तैयार किया जा रहा है। कहा तो यह जा रहा है कि विदेश मंत्री जयशंकर ने अपनी चीन यात्रा के दौरान चीन और रूस के नेताओं से इस पर चर्चा की है और भारत इसके लिए मन भी बना रहा है। हालांकि अमेरिका का जबरदस्त दबाव सरकार पर पड़ रहा होगा, मगर यदि वो इसे दरकिनार करके आगे बढ़ी तो न केवल यूरेशिया में बल्कि पूरी दुनिया की व्यवस्था में बड़े परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। इस संगठन का यानी आरआईसी का उद्देश्य आर्थिक, सामरिक और भू राजनीतिक सहयोग के लिए हुआ था और इरादा ये था कि एक बहुध्रुवीय व्यवस्था खड़ी हो की जाए ताकि अमेरिकी दादागिरी को रोका जा सके। लेकिन क्षेत्रीय टकरावों की वजह से 2005 में जो मीटिंग हुई थी उसके बाद से ये संगठन ठंडे बस्ते में चला गया। अब चूंकि ट्रंप धमकी पर धमकी दिए जा रहे हैं, कह रहे हैं कि रूस से व्यापार मत करो, टैरिफ और ट्रेड वार की तलवार भी लटक रही है दुनिया भर के देशों पर। तो इन तीनों देशों को खास तौर पर अब जरूरत पड़ गई है कि वो साथ में आए। लेकिन क्या वो सचमुच में साथ में आ सकते हैं? अड़चनें कौन सी हैं, कौन सी रुकावटें हैं, बाधाएं हैं जिनको उन्हें पार करना पड़ेगा? और अगर ऐसा हो गया, तीनों एक साथ आ गए, तिकड़ी बन गई, तो फिर ट्रंप के सामने कौन सी चुनौतियां, कौन सी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं? आज की चर्चा इन्हीं मुद्दों पर केंद्रित रहेगी और इसमें हिस्सा लेने के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं आपका उनसे परिचय करा देता हूं। हमारे साथ तीन विशिष्ट मेहमान हैं। हमारे साथ अमेरिका से प्रोफेसर मुक्तदर खान साहब जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रजाला वहाब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, विदेश नीति पर काफी पकड़ रखती हैं। और हमारे साथ ओंकारेश्वर पांडे हैं, जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर लगातार बोलते लिखते रहते हैं। आप तीनों का स्वागत है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ही बाकी मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत प्रोफेसर मुक्तदर आपसे करते हैं। इस पहल को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये पहल हल्की फुल्की है, बातचीत के स्तर पर है, या आगे चलकर एक शेप लेने की इसमें कोई संभावना है? मुकेश जी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मैं आपका मोनोलॉग नहीं सुन सका बिकॉज तो ये पहल जो बात कर रहे हैं, वो पहल क्या पहल है ये बता दें आप मुझे ब्रीफली। तो मैं पहल यही है कि रूस और चीन मिलकर आरआईसी को जिंदा करना चाहते हैं, भारत को भी जोड़ना चाहते हैं। अब चीन, अमेरिका जिस तरह से बिहेव कर रहा है, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने की कोशिश। जी देखिए, ये जो आरआईसी की जो इनिशिएटिव था, ये डायलॉग मैकेनिज्म कहते हैं उसको डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में। यानी ये कोई इदारा नहीं है। इट इज नॉट जैसा कि यूएन एक इंस्टीट्यूशन है जिसका सेक्रेटेरिएट है, या ब्रिक्स एक फोरम है जैसा कि G20 है। इट इज नन ऑफ दोस। इट इज लाइक जैसा कि अभी जो बाइडन ने एक ट्रायलॉग शुरू किया था साउथ कोरिया, जापान और अमेरिका का, जापान का और साउथ कोरिया को खरीदना। इट इज दैट काइंड ऑफ मैकेनिज्म। ये 1919 से ये चल रहा है कि ये अटेम्प्ट रशिया ही कर रहा है इन ऑर्डर टू, जिसके दो मकसद है। एक कि वो कोशिश कर रहा है कि वेस्ट के खिलाफ एक एशियन नॉन वेस्टर्न मेजर पावर्स की एक अलायंस पैदा करें। दूसरी चीज ये है कि अब जो लेटेस्ट लैवरोव ने शायद अप्रैल या मई में ये बात दोबारा छोड़ी है कि लेट अस रिवाइव द आरआईसी मैकेनिज्म। तो उसमें रशिया के एक्चुअली दो गोल्स हैं। एक तो रशिया पूरी तरह से आइसोलेट होते जा रहा है, खास तौर से वेस्ट से। तो सो दे मतलब वो पूरी तरह से दुनिया से आइसोलेट नहीं होना चाह रहा है। सो इट वांट्स टू एम्बेड इन द ईस्ट और जो मेजर पावर्स हैं ईस्ट के। देखिए, अगर इंडिया और चाइना आपका साथ देता है तो वहीं पे 1/3 दुनिया आपके साथ हो गई है। तो सो ही इज ट्राइंग टू मेक श्योर कि रशिया पूरी तरह से इंटरनेशनली आइसोलेट ना हो। और दूसरी चीज ये है कि इंडिया के हित में भी ये है, बिकॉज इंडिया, जब लोग पूछते हैं कि इंडिया एससीओ में क्यों है, इंडिया इज लाइक ए स्पॉइलर इन एससीओ, ब्रिक्स में क्यों जाता है, तो इंडिया हैज इनडायरेक्टली एक्सप्रेस्ड कि हम ये नहीं चाहते कि रशिया और चाइना एकदम करीब हो जाए, इतना करीब हो जाए कि रशिया
चाइना के इन्फ्लुएंस के अंडर स्टार्ट्स बिकमिंग एंटी इंडिया या न्यूट्रल टुवर्ड्स इंडिया। तो सो इंडिया के हित में भी है कि वो उस मिक्स में रहे जहां पे इट डजंट अलाउ रशिया एंड चाइना टू बिकम वेरी क्लोज। मैंने आपके साथ 2 स्लाइड्स भेजे हैं, अगर आपके मैं हाँ अपने संपादक अदीब साहब से निवेदन करूंगा कि प्लीज वो स्लाइड्स हाँ दिखलाएं जी। अगर आप ये देखिए दिस इज एक वर्ल्ड फायर पावर इंडेक्स एक होता है जिसमें अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल कंट्रीज, अगर आप देखें टॉप 4 कंट्रीज आर यूएस एंड आरआईसी। यूएस एंड आरआईसी आर द टॉप 4 कंट्रीज। और अगर आप जीडीपी पर परचेजिंग पावर पैरिटी पे अगर आप एडजस्ट करते हैं तो 2025 की लार्जेस्ट 4 इकोनॉमीज में इट इज द सेम थिंग, यूएस प्लस आरआईसी। So RIC are in the top 4 countries जहाँ पे military power हो और economic power, but adjusted for purchasing power. इंडिया, चाइना, यूएस तो पहले टॉप 4 कंट्रीज में आ ही जाते हैं। रशिया परचेजिंग पावर के बेसिस पे कम्स इनटू द टॉप 4। तो इफ यू लुक एट इट दैट वे कि अगर आरआईसी एक डायलॉग अलायंस भी हो जाता है जैसे कि G7 है, तो it will become a very powerful alliance. It will be it's like saying किसी टूर्नामेंट के सेमीफाइनलिस्ट के 3 बंदे आपके साथ हैं। So there is a lot of potential for RIC, लेकिन अब उसमें चक्कर ये है कि there is an element of India China का जो tensions है, that is a spoiler in many ways। देखिए जो गलवान का जो शॉक हुआ इंडिया को, वो गलवान का जो चाइना ने जो आप कह सकते हैं हिमाकती की बाय ट्राइंग टू मूव इन, उसके वजह से इंडिया मूव टू मच टुवर्ड्स द यूएस। क्वाड में ज़्यादा कमिट हो गया, हैज़ बिकम वेरी अग्रेसिव, हॉस्टाइल। मतलब आपने डॉक्टर जयशंकर को तो जब भी घोड़े पे चढ़ के भागने का चांस मिलता है वो दौड़ाते हैं घोड़े। तो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कर दी थी कि जब तक ये बॉर्डर नॉर्मलाइज नहीं हुआ ट्रेड, इंडिया ने टिकटॉक वगैरह सब बैन वैन कर दिया था चाइना का। तो जो डिस्टेंस पैदा हो गया था चाइना और इंडिया के बीच में, जो डिस्ट्रस्ट भी है खासतौर से अरुणाचल प्रदेश को लेकर और लद्दाख वगैरह को लेकर, और अब इवन दो इंडिया इज प्रिटेंडिंग कि चाइना का कोई रोल नहीं था इन ऑपरेशन सिंदूर, लेकिन इन द बैक ऑफ द माइंड तो ये है। सो इंडिया इज नॉट एबल टू ट्रस्ट चाइना और इस वजह से आरआईसी इज गोइंग टू बी वीक। लेकिन इट इज क्वाइट पॉसिबल कि डोनाल्ड ट्रंप की जो फॉरेन पॉलिसी है इन द सेकेंड टर्म, ये मजबूरन इन तीनों को एक साथ करीब धकेल सकती है। अगर आपने पिछले एक हफ्ते के 2 डेवलपमेंट्स की तरफ मैं इशारा करता हूँ, एक जो डोनाल्ड ट्रंप ने मार्क रट के साथ बैठ के कहा कि अगर ही इज फ्रस्ट्रेटेड विद पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप के वो मान नहीं रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि 50 दिन का वक्फा दिया, विच इज क्वाइट सरप्राइजिंग है। 50 दिन में ट्रंप का खुद पोजीशन कई बार बदल सकता है। उन्होंने कहा कि अगर 50 दिन में बेसिकली सीज फायर नहीं होता तो वो जो तेल खरीदते हैं फ्रॉम रशिया, इंडिया, चाइना और ब्राजील, उनके ऊपर वो 100% सेकेंडरी टैरिफ्स कर रहे हैं, लेकिन सेकेंडरी सैंक्शंस है ये वो जो लगा देंगे। और यहाँ पर सेनेट में जो बिल जो लिंडजी ग्राहम ने इंट्रोड्यूस किया है, इट इज बिल विच सेज द सेम थिंग, और सरप्राइजिंगली 84 सेनेटर्स उसको एंडोर्स कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इट विल पास इजीली फ्रॉम द सेनेट। और वो बिल कहता है कि जो लोग रशिया के साथ ट्रेड करेंगे उनके ऊपर 500% तक टैरिफ लगा दी जाएगी। तो दैट इज ए थ्रेट लाइक दैट। अगर वो एक्टिव हो जाती है ना, एक्चुअली इंप्लीमेंट कर देते हैं डोनाल्ड ट्रंप, देन इट विल क्रिस्टलाइज आरआईसी टू सम एक्सटेंट, बिकॉज इंडिया के लिए एक सीरियस मसला होगा कि शुड इट स्टैंड विथ रशिया और रन, मतलब क्या वो रशिया के साथ खड़े रहेगा। क्योंकि अभी जो ओपेक ने जो ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाया है अपना, उसके वजह से जो डिस्काउंट है रशिया का वो कम होते जा रहा है। सो द प्राइस जो फॉल हो गया, अब 60s में आ गया है, तो इट इज कमिंग क्लोज टू द प्राइस दैट रशिया इज। तो इंडिया के लिए सेफ ऑप्शन रहेगा कि ओके लेट्स डंप रशिया एंड गो बैक टू सऊदी अरेबिया, यूएई और इराक, जिनसे वो तेल लेते हैं। थोड़ी कीमत बढ़ जाएगी, बट इट विल बी पॉलिटिकली सेफ मूव टू डू। अगर वो नहीं करते देन दे विल हैव नो चॉइस बट टू रिवाइव आरआईसी एंड गो विथ आरआईसी। तो ये एक इंडिया के लिए एक डिसीजन पॉइंट है। और मुझे लगता है कि
द अनसर्टेनिटी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के तरफ। और एक और पॉइंट बताना चाहता हूँ मैं, जब जयशंकर ने जो बातें की हैं बीजिंग में जाकर, इट इज बीइंग इंटरप्रेटेड इन चाइना के या तो ये कैपिचुलेट कर रहे हैं या ये आउटरीच कर रहे हैं, दे वांट टू फिक्स बिकॉज ट्रम्प के साथ अब मतलब ताल्लुकात कमजोर हो गए, सो दे आर रीचिंग आउट टू चाइना। बट इंडिया ने जो जिस तरह से ऐसा मतलब जो ब्रीफिंग जो राहुल गांधी जो मजाक उड़ा रहे थे जयशंकर का कि भाई आप जाके आप शी जिनपिंग को सर्कस बना दिए, फॉरेन पॉलिसी को सर्कस बना दिया जी। नहीं, वो कह रहे मतलब जयशंकर साहब का खुद का ट्वीट था कि आई हैव अप्राइज्ड शी जिनपिंग ऑन आवर डेवलपमेंट्स। तो क्या वांग ही आके मोदी को ब्रीफ करते हैं कि हमारे रिलेशनशिप्स कैसे जा रहे हैं? बट इट अपीयर्ड, मतलब वो कह रहे हैं कि अक्टूबर में जो मुलाकात हुई काजान में मोदी और शी जिनपिंग की, उससे वो एक लीनियर डेवलपमेंटल आर्क बता रहे हैं कि वहां से मुसलसिल ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। नहीं, मुसलसिल एक ट्रेन जा रही है, वन वे ट्रेन फ्रॉम दिल्ली टू बीजिंग। अजीत डोवल 2 बार गए, फिर उसके बाद राजनाथ सिंह गए, उसके बाद जयशंकर गए। बट द क्वेश्चन इज कि ऑपरेशन सिंदूर में जो चाइना ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया, हथियार दिए और इंटेलिजेंस रियल टाइम दिए, डिप्लोमेटिकली भी उनको सपोर्ट कर रहा है। बाद में अगर आप शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल स्टेटमेंट देखें, so the question really is, why is India ignoring ऑपरेशन सिंदूर? क्या इंडिया इज ऑल्सो रियली इंटरेस्टेड? ये सवाल उठता है आरआईसी में। और जायसवाल का जो आज सुबह में शायद उन्होंने जवाब दिया इंडिया में, जब उनसे पूछा गया जैसे वी आर लुकिंग इनटू द मैकेनिज्म, लेकिन कोई ऐसी पॉजिटिव या नेगेटिव बात नहीं की जी। तो गजाला जी, कि आप इसको फिर किस तरह से देख रहे हैं? देखिए 2024 में जो कजान में बातचीत हुई थी, उसके पहले शांति कायम की गई थी गलवान में, उस मामले को ठंडा किया गया था। फिर वहां से एक नया सिलसिला शुरू हुआ, जयशंकर गए, शी से भी मिले, लावरोव से भी वहां मुलाकात हुई। क्या अब भारत को अपनी जरूरियात समझ में आ रही हैं और उसे लग रहा है कि अब रूस और चीन दोनों से हमें रिश्ते सुधारने पड़ेंगे और उसमें आरआईसी के रिवाइवल के चांस बन रहे हैं? देखिए, मैं एक ये बात नहीं मानती हूँ कि आरआईसी कभी डेड था या आरआईसी रिवाइव हो रहा है या जो है। आरआईसी एक मैकेनिज्म था जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर प्रिमाकोव ने प्रपोज किया था, और इसी वजह से किया था क्योंकि यूएस हेजेमनी को चैलेंज करने के लिए उसने कहा ये 3 लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं, इनको मिलकर काम करना चाहिए। सब्सिक्वेंटली धीरे धीरे आरआईसी एक्सपैंड हुआ। ये आइडिया जो एक बातचीत करके कोऑपरेट करके इशू बेस्ड कोऑपरेशन की बात शुरू हुई थी, वो उसने ब्रिक्स का, जिसमें ब्राजील को शामिल किया गया, उसने एक ब्रिक का फॉर्मेट रूप इख्तियार किया और फिर साउथ अफ्रीका के आने से वो ब्रिक्स बन गया। तो ये कहना कि आरआईसी डेड है, ये बात सही नहीं है। आरआईसी ओवरटेक कर लिया, मतलब आरआईसी को पीछे छोड़ दिया नए कोऑपरेटिव मैकेनिज्म्स जो उभर के सामने आए। अब ब्रिक्स एक बहुत बड़ा एक तरह से एसोसिएशन बन गया है कंट्रीज का, उन देशों का जो कि साथ में मिलके काम करना चाहते हैं, यूएस डॉलर से परे काम करना चाहते हैं, यूएस हेजेमनी को, जो यूएस की दादागिरी चलती है उसको चैलेंज करना चाहते हैं या उससे दबना नहीं चाहते हैं। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात यह है कि ये कहना कि हमारे ऊपर हम अब ये सोचते हैं कि अमेरिका के पास हम इसलिए गए क्योंकि चाइना ने 2020 में गलवान किया था, ये बात सही नहीं है। आप देखिए, जब प्रधानमंत्री वाजपेयी की सरकार थी तभी से हमारा अमेरिका के साथ रिश्ते बेहतर होने शुरू हो गए थे। उनके जो फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स हैं, 2 तो वाजपेयी की सरकार ने ही साइन कर लिए थे, बाकी जो बचे 2 वो मोदी सरकार ने साइन कर लिए हैं। तो ये हमारा करीबी अमेरिका के साथ बहुत सालों से चली आ रही है और ये करीबी काफ़ी हद तक बाय पार्टिजन है। और अगर आप देखें, मनमोहन सिंह सरकार ने भी अपनी सत्ता को दांव पे लगा दिया था न्यूक्लियर डील साइन करने के लिए अमेरिका के साथ। तो इसका 2020 में जो चाइना ने यहाँ हमला किया है, जो भी हुआ है, हमारे ज़मीन पे आके बैठ गया है, इसका उससे लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान में और ख़ास तौर से जो आरएसएस है, उसका हमेशा से रुझान अमेरिका की तरफ रहा है। आरएसएस का जो
सॉरी, इंडियन डायस्पोरा में जो बहुत बड़ा एक चैप्टर है वो अमेरिका में है, जो ना सिर्फ उसको बेइंतहा फंडिंग देता है, बहुत पैसा वहां से हिंदुस्तान में आता है, वो एक तरह से एक बहुत बड़ा लॉबी ग्रुप भी है अमेरिका में हिंदुस्तान के फेवर में। तो हिंदुस्तान का शुरू से जज्बाती कनेक्शन अमेरिका के साथ बहुत ज़बरदस्त रहा है। हमारे जब रूस के साथ, उससे पहले सोवियत यूनियन से भी बहुत अच्छे संबंध थे। हमारा सारा मतलब कोल्ड वॉर के ज़माने में कहा जाता था कि हम तो सोवियत कैंप में हैं, हमारा ये सो कॉल्ड नॉन अलाइनमेंट झूठ है, बकवास है, हम तो सोवियत कैंप में हैं। उस वक्त भी हमारा जो आवाम थी, हमारी जनता का रुझान अमेरिका की तरफ था। चाहे भारत की सरकार और रूस सोवियत सरकार आपस में एक दूसरे के फेस्टिवल्स करते थे, सोवियत फेस्टिवल इंडिया में होता था, इंडिया फेस्टिवल सोवियत यूनियन में होता था, ये सब कुछ के बावजूद जनता का रुझान अमेरिका की तरफ था, सोवियत यूनियन या रशिया की तरफ नहीं था। तो ये कहना कि ये एक इसका ट्रिगर ये है, ये सही बात नहीं है। ये हमारी पॉपुलर पब्लिक ओपिनियन का की वजह से हमारा झुकाव, सरकारों का झुकाव अमेरिका की तरफ हमेशा से रहा है। अब जो आरआईसी का सवाल जो उठता है, आरआईसी को मेरे ख्याल से रूस ने दोबारा रिवाइव करने की कोशिश इसलिए कर रहा है क्योंकि ओरिजिनली भी रशिया का ये प्रोग्राम था, ये रशिया का ही आइडिया था। उसकी वजह ये है कि हिंदुस्तान की पॉलिसीज पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा अमेरिका की तरफ होती जा रही है। हमने ये चारों फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं, हम अमेरिका के साथ इंटेलिजेंस शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, उनके जहाज़, उनकी शिप्स हमारे शिपयार्ड्स में आके रिपेयर वगैरह करा सकती हैं। बहुत सारा डेटा शेयरिंग हो रहा है। हमारा ये इंडियन नेवी का जो IOR ये बना हुआ है, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन, ये दिल्ली गुड़गांव में जो सेटअप हुआ है, इसमें परमानेंट प्रेजेंस है अमेरिका की, फ्रांस की। तो ये सब को देखते हुए रशिया और चाइना चाहते हैं कि किसी तरीके से हिंदुस्तान अपनी पोजीशन क्लियर करे कि या वो उस पल्ले में है या इस पल्ले में है, कि आप दो नाव की सवारी नहीं कर सकते हैं। अभी तक हम ये कह रहे हैं हम इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चला रहे हैं, हमको जिस तरफ से फायदा है नेशनल इंटरेस्ट पे हम उस तरफ करेंगे, हम अमेरिका से भी दोस्ती करेंगे। जैसे आपने कहा, जैसे जयशंकर ने भी कहा कि हम विश्व मित्र हैं, हम सबके दोस्त बन के चल रहे हैं। मगर अब दुनिया इस दौर में आ गई है कि आप सबके दोस्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिविजन, पोलराइजेशन दुनिया में आ गया है। रशिया और चीन को दोनों को दिखाई दे रहा है कि अभी इजराइल का जो हमला हुआ था ईरान पे, उस वक्त भी भारत ने क्या पोजीशन अख्तियार की, ये गाजा वॉर में इंडिया की क्या पोजीशन है। तो ये अच्छा, अभी ब्रिक्स की समिट, ब्रिक्स में जब गए हुए थे मोदी जी, तो वो ब्राजील में अगले साल ब्रिक्स की समिट इंडिया में हो, इंडिया चेयर होगा ब्रिक्स का। तो वहाँ पे भी मोदी जी ने कहा है कि जब इंडिया चेयर होगा ब्रिक्स का तो इंडिया एक नई परिभाषा देगा ब्रिक्स को। तो अगर आप नई परिभाषा दे रहे हैं तो एक तरह से आपने एक लीडर की पोजीशन इख्तियार कर ली है ना, तभी आप नई परिभाषा दे सकते हैं। ये बात भी बाकी ब्रिक्स के मेंबर्स को जाहिर है पसंद नहीं आई है कि जब ब्रिक्स में सब इक्वल पार्टनर्स हैं तो भारत लीडरशिप की पोजीशन कैसे इख्तियार कर सकता है। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस एंड परम्यूटेशंस हैं। मेरे ख्याल से रूस और चीन को दोनों को पता है कि इंडिया का RIC के में वापस एक ट्राइलैटरल मैकेनिज्म में आना मुश्किल है। वजह उसकी सिर्फ चाइना ही नहीं है, बल्कि इस पर हम आगे आते हैं गजाला, जिस पर हम अगले राउंड में बात करते हैं कि अड़चने क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं। गणेश्वर जी, ये तो बहुत अरसे से कहा जाता रहा है RIC को अगर छोड़ भी दे तो कि भारत, चीन और रूस को साथ में आना चाहिए। जो अमेरिका की चौधराहट है उसको चुनौती देने के लिए, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने के लिए ये बात लगातार कही जाती रही। लेकिन चूंकि चीन के साथ भारत के रिश्ते बड़े ही कहना चाहिए कि बार बार टकराव की वजह से बिगड़ते बनते रहे हैं,
तो एक समस्या तो वो आती रही है, और एक ये दुविधा भी रही है कि हम चीन के साथ, हम अब पश्चिम हमें चीन के खिलाफ मोहरा बनाना चाहता है, हमें चाहता है अमेरिका कि हम चीन के खिलाफ काम करें, और क्वाड में हमें इसीलिए खींचा भी है। तो क्या ये जो विरोधाभास हैं, ये क्या अड़चने पैदा करने वाले हैं इस एक सदिच्छा जो जाहिर की गई है रूस चीन के जरिए? देखिए, भारत एक ऐसी सिचुएशन में है जिसमें रशिया को भी भारत की जरूरत है, चाइना को भी भारत की जरूरत है, अमेरिका को भी है और यूरोपियन यूनियन को भी है। ये सभी चाहते हैं कि भारत उनके साथ आए ताकि उनका बैलेंसिंग एक्ट हो जाए। चाइना के खिलाफ अगर अमेरिका को कुछ करना है इसमें ओशियन रीजन में, तो उनको भारत चाहिए। रशिया के खिलाफ कुछ करना है तो कहीं ये तीनों एक ना हो जाएं तो भारत चाहिए। उसी तरह वो चाइना पे भरोसा नहीं कर सकते यूरोप वाले, तो उनको भारत चाहिए। रशिया पे भरोसा नहीं कर सकते इसलिए उनको भारत चाहिए। अब भारत को क्या चाहिए? देखिए, ये आरआईसी का कॉन्सेप्ट जो है 90 के दशक से चला आ रहा है। प्रिमाकोव ने उस समय, बोरिस येल्सिन जब राष्ट्रपति थे रशिया के, उस समय से ये कॉन्सेप्ट दिया। और कुल मिला के अभी तक 3 जमा मुश्किल से इनके लीडर्स की मीटिंग हुई है, वो भी साइडलाइंस पे हुई है। 20 बार करीब करीब विदेश मंत्रियों की बैठक इन 3 देशों की हुई है। और महसूस तो तीनों देश करते हैं कि ठीक है, दुनिया में एक ध्रुवीय व्यवस्था को खत्म करने के लिए ये एक बैलेंसिंग पावर वो बनाना चाहिए, जिसको वो कहते हैं ये पीस के लिए हम कर रहे हैं, डेमोक्रेटाइजेशन के लिए कर रहे हैं हम ये बैलेंसिंग जो है। अब भारत की मुश्किल क्या है कि चाइना जो है एक सबसे बड़ा उसमें बीच में अड़ंगा है एक तरह से। और इसमें भारत का कसूर कम है, चाइना का ज्यादा है। क्योंकि आप 62 वॉर के बाद आप देखिए कि धीरे धीरे भारत ने रिलेशन जो है वो नॉर्मलाइज करने की कोशिश की। थोड़ी बहुत कोशिश चाइना ने भी की। 93 के बाद से हमारे इकोनॉमिक रिलेशन हुए, लेकिन बीच बीच में कभी वो गलवान में, कभी वो डोकलाम में, कहीं ना कहीं वो करता है। इसके अलावा ये तो छोटी, फिर भी हम मानते हैं कि भारत को उकसाने की कार्रवाइयां हैं, लेकिन जो उसका परमानेंट प्रोजेक्ट है 62 बिलियन का सीपीईसी प्रोजेक्ट जो पीओके से होके जाता है, उसको मालूम है कि पीओके जो है भारत का, उसका क्लेम भारत का हिस्सा है। और उसके बावजूद वो, उसने बीच में जो है वो पीओके का ही एक हिस्सा उसने ले लिया था, अक्साई चीन वाला। तो ये सारी कार्रवाइयां चीन की तरफ से हैं। एक तरफ तो वो भारत से रिश्ते सुधारना चाहता है, और फिर भी जो है वो भारत को किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान की तरफ से और कुछ न कुछ परेशानी। तो सबसे पहले चाइना को ये देखना पड़ेगा कि अगर वो वास्तव में इस बैलेंसिंग एक्ट को चाहता है तो वो भारत के साथ जेन्युइन रिश्ते बनाए। आप देखेंगे पाकिस्तान में जो आतंकवादी हैं उनके खिलाफ अगर यूएन में उसमें वीटो लाने की बात होती है या कुछ और, तो उसमें चाइना बीच में आ जाता है। उनके खिलाफ कुछ भी अगर भारत एक्शन लेता है, सरकारें कोई भी नहीं हो, मैं एक देश के उस प्रति बात करता हूं। हाल के दिनों में बिजनेस बहुत बढ़ा है। 127 बिलियन का जो वो हमारा ट्रेड है चाइना के साथ, उसमें 112 बिलियन तो हमारा वहां से हम उससे आयात कर रहे हैं। तो भारत के लिए, चाइना के लिए भारत बहुत बड़ा मार्केट है। उसी तरह अमेरिका के लिए भी एक मार्केट है। अमेरिका से तो फिर भी हमारा ट्रेड बैलेंस दूसरी तरफ है, हम जो है ज्यादा निर्यात कर रहे हैं चाइना को। रशिया बीच में ये चाहता है जब से, हाँ नहीं, जब से प्रेसिडेंट ट्रंप ने रशिया को धमकाया है कि हम मॉस्को को बॉम्ब कर सकते हैं, हाल के दिनों में ये स्टेटमेंट देखा होगा आपने, उसके बाद से रशिया थोड़ा और सीरियस हुआ है और दोबारा इस मंच को रिवाइव करने की कोशिश में लगा हुआ है। अब आप ब्रिक्स के बीच में ये मंच जो है वो एक तरह से इसकी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी या इसकी कैबिनेट सिक्योरिटी कमेटी कह लीजिए, इस ब्रिक्स की उसकी तरह काम करेगी। क्योंकि ये 3 लीडर इंपॉर्टेंट है, भारत, रशिया और चाइना। अगर 3 मिलके जो फैसला करेंगे वही ब्रिक्स पे लागू होगा। इस बीच में ब्रिक्स ने अपने डॉलर का वो भी पेश कर दिया है, और जिसमें भारत का तिरंगा भी है।
अमेरिका इससे बहुत नाराज है। वो कहता है दिस इज नॉट द वे टू डू द बिजनेस विद अमेरिका, कि आप ब्रिक्स में भी जाएं, डॉलर को प्रभावित करने की कोशिश भी करें और हमारे साथ भी रहें। ये साफ साफ वहां के कॉमर्स सेक्रेटरी, वहां के जो दूसरे सेक्रेटरीज हैं, लीडर्स हैं, उनका कहना है। दूसरी तरफ रशिया ये चाहता है कि भारत हमारी तरफ आए, इसको ब्रिक्स को मजबूत करे, आरआईसी को मजबूत करे। लेकिन मुझे लगता है कि इस बीच में जो भारत को अपना पक्ष, अपना फायदा देखना चाहिए, बिजनेस तो वो रशिया से कर रहा है, ट्रेड हमारा बढ़ा है, तेल हम ले रहे हैं, उसी तेल पर जो है अमेरिका ये कह रहा है कि हम तो आपको इस तरह नहीं करने देंगे और 500% वो लगाएंगे। तो 500% अगर टैरिफ लगाता है, उस हालत में भारत क्या करे? भारत को भी एक बाजार चाहिए, भारत को भी एक सपोर्ट चाहिए। रशिया की निर्भरता नहीं है अमेरिका पर। रशिया का ट्रेड तो वैसे ही उन्होंने चारों तरफ से सैंक्शन लगा रखा है और रशिया दूसरे देशों पर निर्भर है, इंक्लूडिंग भारत। लेकिन चाइना का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, अगर उसके साथ ट्रेड है तो $500 बिलियन का कम से कम चाइना का उसके साथ है, और इससे मुश्किलें अमेरिका की भी बढ़ेंगी। वो पूरी तरह से इसको नहीं तो इसीलिए वो चाइना के दबाव में, चाइना को अपने दबाव में नहीं ले पा रहा है अमेरिका। चाइना ने साफ कह दिया, इफ इट इज अ वॉर, इट वेदर इट्स ए ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर और एनी अदर वॉर, वी आर रेडी। तो अमेरिका को लग रहा है कि वो चाइना को दबा नहीं सकता, भारत को दबाओ, भारत को अपनी तरफ ले आओ। लेकिन भारत को भी देखना चाहिए कि भाई चलिए, P5 कंट्रीज में आज तक आपका नाम नहीं है, रशिया आपके साथ है, चाइना से ये कमिटमेंट लीजिए कि भाई P5 में आपका सपोर्ट करे, अमेरिका से कहिए कि P5 में पहले शामिल करे। तो अपना इंटरेस्ट भारत को देखना होगा, वह नहीं आ रहा है। हम अगर मीटिंग कर भी रहे हैं, डॉक्टर जयशंकर अभी जा ही रहे हैं, तो वो सर्टेन जो है फिलोसॉफिकल वर्ड्स, वो नैरेटिव देके आ जा रहे हैं, उसमें सर्टेन कंडीशंस जो होनी चाहिए कि भाई पीओके पे आपका क्या रहेगा वो बताइए, अक्साई चीन पे क्या रहेगा वो बताइए। तो सर्टेन भारत को कंडीशन उसमें रखना चाहिए, क्योंकि आज भारत उस स्थिति में किसी नेता की वजह से नहीं, किसी पार्टी के नहीं, 146 करोड़ लोगों की वजह से उस स्थिति में है कि हमारी शर्तों को उनको मानना पड़ेगा। और जब हम बराबर की स्थिति में आएंगे, तभी हम इनसे बराबर के साथ बातचीत कर पाएंगे। जी जी। लेकिन प्रोफेसर मुक्तदर, ये जो दोस्ती अगर बनी तो अमेरिका तो भारत से बुरी तरह से नाराज हो जाएगा, या भारत को तमाम तरह से धमकाया जाएगा कि आप उधर का रुख बिल्कुल मत करना, देखना भी मत उधर। ये तो ट्रंप साहब को बर्दाश्त नहीं होगा कि भारत उधर जाए उनके साथ, इन दो देशों के साथ जिनको वो अभी, रूस को तो उतना बड़ा दुश्मन नहीं मानते हैं, वो पुतिन से अभी उनका प्रेम खत्म नहीं हुआ है, ये 50 दिन की मोहलत बताती है। लेकिन ये अड़चने जो हैं, अगर ये तीन देश आपस में बैठ के दूर भी करना चाहें तो क्या संभव है, या ये अड़चने ऐसी हैं जो या तो इनको बाजू में रखकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा कि भाई ये अड़चनों के लेकर बैठे रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, इस पर अपने एक मैकेनिज्म बना दिया, ये इसका समाधान ढूंढता रहेंगे, लेकिन बाकी मोर्चों पर एकजुट होकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम अमेरिका की चौधराहट का मुकाबला करें। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की सेकेंड टर्म से पहले इंडिया हैड डेवलप्ड एक तरीके से बैलेंसिंग एक्ट, मतलब दे हैड बिकम वेरी गुड कि अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ वो एक लेवल तक काम करता था कि अमेरिका उसको टॉलरेट करता था। यानी जो ब्रिक्स में, अगर आप 2003 से पहले देखें तो बहुत डी-डॉलराइजेशन की बहुत बातें आती थी मोदी और जयशंकर वगैरह के बाद से, जब से ट्रंप ने धमकी दी, जब से ये सडनली कह रहे हैं कि हमारी पॉलिसी। सो इंडिया वाज ऑलवेज डूइंग थिंग्स विच जो अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ या अमेरिका की मर्जी के खिलाफ था, बट इट वाज नॉट एस्केलेटिंग टू द पॉइंट कि वो इश्यू बन जाए। सो इंडिया वाज बीइंग वेरी केयरफुल। लेकिन वो कैलिब्रेशन जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में था, वो डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स आर नॉट इन्वॉल्व, प्रोजेक्ट्स खाली हर चीज ट्रंप डिसाइड कर रहे हैं। तो इस वजह से इंडिया को जो रिकैलिब्रेट कर रहे हैं वो जरा मुश्किल हो रही है। बट मुझे लगता है कि इंडिया विल नॉट फुली अलाइन विद आरआईसी जब तक कि अमेरिका ने खुद तलाक ना कह दे। So it is, India will continue to go because there are more benefits with the US. जैसा कि गजाला ने भी बताया कि there is people to people relations है, यहाँ पे
तकरीबन 5.5 मिलियन के करीब अब इंडियन अमेरिकन हो गए हैं, और यंग बच्चों से लेके स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स, एवरीवन इज लुकिंग टू अमेरिका। तो बट आई थिंक कि अगर डोनाल्ड ट्रंप कोई ऐसा बड़ा कदम उठा लेते हैं जिससे इंडिया के इंटरेस्ट को बहुत नुकसान पहुंचता है, तो देन इंडिया विल swallow its pride and join China and Russia more, मतलब एक तरह से सेल्फ डिफेंस के लिए कहिए आप, कि मतलब जब तक उस पोजीशन में नहीं आई इंडिया विल नॉट फुली अलाइन, इंडिया विल ट्राई टू प्ले, मतलब वो दोनों तरफ खेलने की कोशिश वो कर रहे हैं, दे थिंक दे कैन आउटस्मार्ट द अदर्स ना। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया विल टेक एनी इनिशिएटिव इस मामले में, दे विल लेट रशिया लीड, क्योंकि सबसे ज्यादा रशिया की जरूरत है ये। चाइना का जहां तक सवाल है, चाइना इज नॉट दैट डिपेंडेंट ऑन इंडिया इस वक्त या रशिया पर, इट इज स्टैंडिंग अप टू द यूएस ऑन इट्स ओन मेरिट, तो इट इज मच क्लोजर टू अ बाइपोलर वर्ल्ड देन इंडिया थिंग्स, राइट। तो मुझे लगता है कि फ्रॉम ए जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, या तो ये अमेरिका इंडिया को कोई ऐसा नुकसान पहुंचाए जिसके वजह से इंडिया के पास कोई चॉइस ही नहीं रहता कि वो आरआईसी को मजबूत करे, या बेसिकली ऐसी कोई सूरत हाल हो जिसमें द वर्ल्ड वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की चीजें हो जाएं। बिकॉज देखिए, आप ट्रेड भी अगर आप देखें इंडिया के लिए, चाइना इज ए बिग ट्रेडिंग पार्टनर, बट बाकी के तो ईयू और वेस्ट है, यूएस है, और इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी यूएस ही है, इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट द यूएस है। सो अगर इंडिया को विकसित भारत बनना है, विच इज द ग्रैंड स्ट्रैटेजी का मकसद, गोल ये है, तो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ वगैरह के साथ जो लोन्स वगैरह चाहिए, इंडिया नीड्स दैट फ्रॉम देम। और एक दूसरी चीज ये हो गई है कि ये इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं हो रहा है कि ये सवाल पूछना चाहिए कि इज चाइना ट्राइंग टू कंटेन इंडियाज ग्रोथ। तो मेरे प्रोग्राम में थोड़े चाइनीज स्कॉलर्स आते हैं, तो लास्ट ईयर एक चाइनीज फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट थे, तो मुझे उनसे कई बार, मतलब 40 दिन थे वो मेरे साथ, तो उसमें उन्होंने बार बार एक सेंटेंस वो दोहराते थे कि इंडिया के बारे में, that we don't see India as a military threat, we see India as an economic threat। मतलब वो इंडिया की मिलिट्री कैपेबिलिटी से ज्यादा नहीं है। ठीक यही बात अमेरिका के लिए भी कही जाती है कि वो भी इंडिया को एक हद से ज्यादा बढ़ने नहीं देना चाहता, उसके इकोनॉमिक पावर को भी कमजोर करना चाहता है, वो अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाने की कोशिश में लगा हुआ। और ट्रंप का जो अमेरिका है वो दूसरा है। देखिए, अमेरिका का एटीट्यूड इज स्लाइटली डिफरेंट। चाइना का डर ये है कि इंडिया माइट रिप्लेस चाइना एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब, बिकॉज बहुत सिमिलर कंट्रीज है ना, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, चीप लेबर, मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट कर सकते। अमेरिका कैन नॉट बिकम ए मैन्युफैक्चरिंग कंट्री अगेन, ये तो दैट इज डन। सो तो चाइना इज वरीड के इंडिया माइट रिप्लेस चाइना। इंडिया का और द यूएस का इज डिफरेंट, बिकॉज इंडिया की जो ग्रोथ हो रही है इकोनॉमिक, इट इज ऑल्सो ए पोटेंशियल मार्केट फॉर द यूएस ना, हथियार बेचने के लिए। और मुझे लगता है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्रिटिकल चीज विच विल डिटरमिन जियो पॉलिटिक्स इज कि अगस्त 1 को क्या होता है, क्या इंडिया को बायलैटरल ट्रेड डील मिलती है या नहीं। अगर इंडिया डील कर लेता है तो उसमें वो सवाल होता है क्या मोदी सरेंडर करेंगे और अपनी एग्रीकल्चरल सेक्टर विल बी ओपन और नॉट, या 20% की टैरिफ या 15% के टैरिफ पे वो सेटल हो जाए। सो आई थिंक जब तक वो डील इधर उधर ना हो जाए, आई थिंक इंडिया इज नॉट गोइंग टू मेक सम मेजर फॉरेन पॉलिसी प्रोनाउंसमेंट। मूव्स तो कर रहे हैं, मतलब देयर इज समथिंग हैपनिंग इन द शिफ्ट हो रहा है, जो डॉक्टर जयशंकर भी गए, और अब मुझे लगता है कि another indicator will be कि will मोदी go for the SCO summit या नहीं। तो वो एक that will be a further inkling, because वहाँ पे they will have a chance to meet all three of them। शायद पुतिन भी आ जाए चाइना। So I think ये 2-3 indicators है, और ये आप कह सकते हैं it is on the slow burner, there is not an urgency, it is a slow burner। और इंडिया में आजकल जो इंडिया की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है वो समझती है कि प्रोनाउंसमेंट्स हैव इम्पैक्ट। सो फॉर एग्जांपल वो समझते हैं कि अगर हम आरईसी का चार्टर बढ़ा दें
दिस विल डिटर डोनाल्ड ट्रंप मतलब डोनाल्ड ट्रंप जो करना चाह रहे हैं वो थोड़ा पीछे हट जाएंगे अगर ये इफ ही थिंक्स के अरे इंडिया इज बीजिंग जा रहा है। आई डोंट थिंक कि ये इतना ज्यादा यूनिपोलर और यूनिलैटरल है डोनाल्ड ट्रंप that he is more likely to be hostile than concede इस तरह के मूव्स के लिए। और मुझे लगता है कि उनको थोड़ी चिढ़ आ गई है ब्रिक्स से, क्योंकि अगर आप जो ट्रेड देखें अब जो रशिया का जो ऑयल एक्सपोर्ट्स है, इंडिया को तकरीबन 65 और चाइना को $250 बिलियन का ट्रेड है, ब्राजील के साथ 12 या 13 बिलियन डॉलर का ट्रेड है एंड इट इज नॉट अ सिग्निफिकेंट डील। लेकिन उसने ब्राजील को भी खींच लिया बिकॉज इन ट्रम्प्स माइंड ये सारी एंटी वेस्ट साजिशें ब्रिक्स कर रहा है सो उनके माइंड में तो अभी बोल्सोनारो भी हैं, उनको भी बचाना चाहते हो। जी बट ही इज नाउ प्लगिंग दीज थ्री टुगेदर एंड द मोमेंट ये तीन का नाम आप ले लें तो वो उनके दिमाग में ब्रिक्स आ जाता है ना। सो और इफ यू नोटिस इट इज वो जो रट का जो थ्रेट है it is RIC plus Brazil so it is BRICS plus RIC, वो दोनों की तरफ एक इशारा है। तो I am not convinced कि India will move forward, क्योंकि बहुत 30 साल थे, 30 साल में कुछ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन नहीं हुआ RIC का। और दूसरी चीज ये देखिए आप, इंडिया हैज बीन मूविंग अवे फ्रॉम डिफेंस डिपेंडेंसी ऑन रशिया। आज से 5-10 साल पहले 70% से ज्यादा वो रशिया से हथियार खरीदते थे, अब वो कह रहे हैं कि इट हैज गॉन बिलो 50%, यानी 60% के आसपास है अभी भी 60%। तो सो दैट इज समथिंग दैट रशिया शुड बी वरीड। मतलब मुझे बड़ी हैरत हुई कि रशिया के तरफ से इन चीजों पे कोई ज्यादा बयान नहीं आया, खासतौर से फ्रांस और इजराइल। तो धीरे धीरे इंडिया डिफेंस के मामले में इज स्लोली मूविंग इनटू द वेस्टर्न इकोसिस्टम ना, सोवियत और रशिया के इकोसिस्टम से निकलकर। दैट इज आल्सो ए वेरी एक्टिव कमिटमेंट टू एंटी RIC। अगर आप RIC के मूड में होते तो यू वुड नॉट बी डूइंग दिस। तो आई एम नॉट श्योर कि खाली RIC रेटोरिकली है, लेकिन एक्शंस आर मोर इंक्लाइंड मोर एंड मोर टुवर्ड्स द वेस्ट। आप इंडिया का वोटिंग पैटर्न देखें, आप UN सिक्योरिटी काउंसिल में पिछले 1.5 साल में, दे आर नॉट लाइक RIC। वो बिल्कुल मतलब इजराइल का डिट्टो कॉपी कैट कर रहे हैं और US की तरह वोट कर रहे हैं इन द UN एंड सिक्योरिटी काउंसिल। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन गजाला जी, अब ये पिछले जो 2-3 महीने में हालात बदले हैं, अभी तक जो भी भारत करता रहा है उसका उसे क्या मिल रहा है सिला वो भी समझ रहा है। आइसोलेशन, अमेरिका भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, ट्रंप लगातार पीछे पड़े हुए। क्या ये एक कोर्स करेक्शन जैसी चीज है भारतीय विदेश नीति में जो हमें RIC के साथ देखने को मिल सकती है? क्या भारत और चीन के बीच जिस तरह के रिश्ते हैं बहुत कटुतापूर्ण हैं, अभी पाकिस्तान के साथ जंग हुई, चीन उसमें मुब्तला था पूरी तरह से। इस सूरत में RIC कैसे आगे बढ़ सकता है? क्या ये संभावना भी दिखती है आपको? देखिए, ये संभावना मुझे नहीं दिखती है, और उसका सबसे बड़ा जो रोड़ा है रास्ते में वो है पाकिस्तान और चीन के बहुत घनिष्ठ संबंध। हम अभी तक भारत में इस बात को ढंग से समझा नहीं जा रहा है कि चीन और पाकिस्तान के संबंध किस हद तक गहरे हैं। मैं आपको मिलिट्री का एक मिसाल देना चाहती हूँ कि जब हमारी फ़ौज किसी और फ़ौज के साथ एक्सरसाइज करती है, हमारी एयरफोर्स अगर अमेरिका की एयरफोर्स के साथ एक्सरसाइज करती है, तो हम अपने रडार्स भी नहीं खोलते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे इतना करीबी मित्र भी हमारी असली कैपेबिलिटी को जान सके, और वही वो करते हैं, वो भी अपनी कैपेबिलिटी को नहीं बताना चाहते हैं। मगर जब चाइना और पाकिस्तान एयरफोर्स एक दूसरे के साथ एक्सरसाइज करती हैं, न सिर्फ वो ये एक्सरसाइज में अपने सारे हथियार, अपनी सारी कैपेबिलिटीज़ एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं, बताती हैं एक दूसरे को, वो एक दूसरे के जहाज़ भी उड़ाती हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के अफसर चाइना में प्लाफ के साथ जुड़े हुए हैं, वो वहाँ पर फिजिकली मौजूद रहते हैं। तो ये जो घनिष्ठता है, ये दुनिया में मेरे ख्याल से नेटो के अलावा और कहीं नहीं है। नेटो की कंट्रीज भी आपस में एक साथ
एक्सरसाइज करती है, क्योंकि वो मिलिट्री अलायंस है, उनको साथ में लड़ाई लड़नी है। तो यहाँ पे इनके बीच की घनिष्ठता इस हद तक है। अब आपको अगर याद हो 2020 के बाद जब ये कश्मीर से ये आर्टिकल 370 को हटाया गया था, और 2019 में और 2020 में चीन यहाँ पर आके बैठ गया। चीन ने पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेशन में एक एयरफोर्स का नया सेंटर पाकिस्तान में खुला है, जिसकी जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में शामिल किया जाए, वो तब से लेके अब तक वहाँ पे किस कदर काम हो चुका है, ये हमने ऑपरेशन सिंदूर में देख लिया कि पाकिस्तान की काबिलियत किस कदर बढ़ गई थी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में। तो हमारे लिए कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना, जिसमें पहली बात तो ये है कि हम कहने के लिए इक्वल मेंबर हो सकते हैं, मगर ना तो आर्थिक तरह से, ना डिफेंस के नज़रिए से हम इक्वल मेंबर हो सकते हैं, क्योंकि चाइना की काबिलियत हमसे आर्थिक मतलब इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर, दोनों हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस है। इसमें मतलब कोई तालमेल या कोई भी बराबरी का सवाल ही नहीं उठता है। दूसरी बात यह है कि हमारा पूरा नेबरहुड जो हमारा साउथ एशिया है, जिसके हम एक वक्त सोचते थे कि हम यहाँ के लीडर हैं, हम राजा हैं साउथ एशिया के, और सारा नेबरहुड हमारी बात सुनेगा, बिग ब्रदर सिंड्रोम जिसको कहा जाता है हिंदुस्तान के अंदर था, उसका नतीजा ये है कि नेपाल तक हमसे नाराज हो गया। तो ये सिंड्रोम जो हमारे अंदर है, ये इसकी वजह से भी हम चाइना के साथ बिल्कुल भी रिश्ते नहीं बना सकते हैं करीबी, क्योंकि चाइना इस वक्त ना सिर्फ पूरे फार ईस्ट एशिया में या विश्व में एक बहुत बड़ा पावर बन के सामने आया है, वो साउथ एशिया में भी बहुत बड़ा पावर है। हमारे सारे नेबर्स, हमारे सारे आस पड़ोस के देशों का चाइना से बहुत अच्छे संबंध है। भूटान को छोड़ के सब ने चाइना के BRI को साइन किया हुआ है। चाइना के बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स है इन सारे देशों में। तो ये हमारी ये चाइना के साथ किसी भी तरीके का समझौता करना या किसी भी तरीके का दोस्ती बढ़ाना बिल्कुल भी फीजिबल नहीं है। ये कहना कि हम अमेरिका के साथ क्वाड में इसलिए गए क्योंकि अमेरिका ने हमें वहाँ खींचा है और अमेरिका चाहता है कि हम क्वाड के मेंबर बने, ये बात भी सही नहीं है। अमेरिका के साथ हमारे संबंध वॉलंटरली मतलब 90 के दशक से 1990 से बढ़ रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा पुराना 1990s में जाएं तो अमेरिका ने 1990s में ही मालाबार एक्सरसाइज इंडियन नेवी के साथ शुरू कर दी थी, क्योंकि वो तभी से देख रहा था कि उसको इंडो पैसिफिक तो अभी नाम दिया गया है, पैसिफिक ओशन में, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में उसको यहाँ पे हिंदुस्तान की ज़रूरत पड़ सकती है कॉन्स्टेबलरी का काम करने के लिए। अमेरिका का मतलब कॉन्स्टेबलरी का काम ये हो गया कि वहाँ अपने उनके हमारे जहाज जो हैं, हमारे नेवी के जहाज जो हैं, वो वहाँ पे पेट्रोलिंग कर सकते हैं, ये सब काम कर सकते हैं। तो ये सिलसिला जो है 90s के दशक से शुरू हुआ था और ये तब से चला आ रहा है। जब सुनामी हुई है तो इंडियन नेवी और US नेवी ने एक साथ मिल के रिलीफ और रेस्क्यू का काम किया था, और तब से ये सिलसिला हमारे नेवी के कोऑपरेशन का आ रहा है। अभी भी हम जब क्वाड की बात करते हैं, क्वाड का सबसे बड़ा कंपोनेंट नेवी का कंपोनेंट है, और इसका पूरा टारगेट ही ये है कि हम किसी तरीके से चाइना को उसका जिसको कहा जाता है फर्स्ट आइलैंड चेन, उस पर सीमित करके रख दें, उससे उसको बाहर निकलने ना दें। तो इसमें भारत इक्वल पार्टनर है। ये कहना कि अमेरिका हमें यूज कर रहा है, ये बात सही नहीं है। हम भी चाहते हैं कि हमें लगता है इसके बेसिस पे, इसकी वजह से हो सकता है इस एरिया में हमारा वर्चस्व थोड़ा और बढ़ जाए। हमारी नेवी को फक्र महसूस होता है कि हम अमेरिका के साथ हमारे जहाज चलते हैं, हमारा कोऑपरेशन इतना है। तो ये हमारे लिए भी अमेरिका के साथ जुड़े रहना, चाहे जो भी है। देखिए, ट्रम्प का जो कार्यकाल है वो 4 साल है, इसके बाद क्या होगा पॉलिसी में हमें पता नहीं है। तो सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल अमेरिकन प्रेसिडेंट आ गया है, तो हम अपने संबंध अमेरिका से ख़राब कर लें,
उन संबंधों में जिसमें हमने एटलीस्ट 30 साल इन्वेस्ट किया है, बहुत बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट हमने अपनी पॉलिसीज का, अपनी अपनी क्रेडिबिलिटी का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया है। तो ये इसको तोड़ना, इससे पीछे हटना मेरे हिसाब से इसमें कोई सेंस नहीं है। और जहाँ तक हमारे रशिया से संबंध अच्छे हैं, मगर इसमें भी हमारा संबंध जो रशिया से थोड़ा बहुत हम पीछे अपने आप को खींच रहे हैं, अमेरिकन दबाव से भी खींच रहे हैं, और इसलिए भी खींच रहे हैं क्योंकि रशिया के चाइना से संबंध बहुत अच्छे हैं। मगर ये रिलेशनशिप अगर आप थोड़ा गौर करेंगे, ये भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है हमारी रशिया की। हमारा रशिया के ऊपर बहुत ज़बरदस्त डिपेंडेंस है। हमारी जो मेन फाइटर एलिमेंट है हमारी फौज का, लड़ाकू एलिमेंट जो है, चाहे वो लड़ाकू विमान हो, चाहे लड़ाकू शिप्स हो या लड़ाकू टैंक्स हो, हमारा जो आर्मी का मेन बैटल टैंक है वो रशियन ओरिजिन का है, T-90। हमारे मेन लड़ाकू जहाज़ जो हैं Su-30 MKI वो रशियन ओरिजिन के हैं। हमारी शिप्स, अभी हमने एक और शिप रशिया से कमीशन की है 3 हफ्ते पहले। तो हमारा जो लड़ाकू, हमारी फौज का जो लड़ने का एलिमेंट है, ये सब अभी भी रशिया से डिपेंडेंट है। सिर्फ खरीद लेना काफ़ी नहीं है ना, इसकी मेंटेनेंस होगी। अब एक प्लेटफॉर्म आपका, एक जहाज़ जो है, शिप जो है, वो आपकी 25-30 साल चलेगी। तो ये 30 साल का आपका संबंध हो गया ना, आपको वहाँ से सामान आएगा, स्पेयर पार्ट्स आएंगे, फाइटर प्लेन है, मतलब सब कुछ है। अभी आप S-400 है जो ये हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, हमारी मिसाइल इतना ऑपरेशन सिंदूर में इतना महान काम किया है ब्रह्मोस, ये रशिया से कोलैबोरेशन है। तो ये जो कड़ी है ये बहुत गहरी है, इसलिए भी हम रशिया से पीछे नहीं हटना चाहते हैं। मगर हमारी परेशानी ये है कि रशिया के चीन से संबंध बहुत है। तो इसीलिए मैं शुरू से मैंने आपसे कहा कि जो RIC का ये प्रपोजल रिवाइव किया जा रहा है, ये हिंदुस्तान को एक पशुपक्ष में डालने वाली बात है कि आप तय कर लीजिए अब आप किस नाव की सवारी करेंगे, या तो आप इस तरफ हैं या आप हमारी इस तरफ दूसरी तरफ है। मतलब आप दोनों तरफ, ये अब जब दुनिया इतनी डिवाइड हो चुकी है, इतना गहरी खाई दोनों तरफ आ गई है, तो आप दोनों तरफ नहीं रह सकते हैं, आपको फैसला करना पड़ेगा। जी, तो ओंकारेश्वर जी, ये धर्म संकट, ये पशुपेश, ये ससोपंच, ये ऊहापोह, ये जो सामने है, उससे कैसे निकलेगा भारत? कि वो दोनों से फायदा उठाना चाहता है और ये बोल रहे हैं तय कर लो इधर या उधर। तो ये RIC जो है वो तो आगे बढ़ेगा नहीं, और बाकी जो समस्याएं हैं वो अपनी जगह पर तो है ही, जो आपने बताई, जो गजाला जी ने भी बताई, मुख्तदर साहब ने भी बताई, वो तो चलिए अपनी जगह पर। लेकिन ये जो खासा धर्म संकट में डालने वाला प्रश्न है, इसका समाधान क्या होगा? भारत क्या आज की तारीख में कोर्स करेक्शन करके इस दिशा में आगे बढ़ सकता है कि ठीक है, अमेरिका नाराज हो रहा है, उसको डंप करते हैं, हम इसके साथ जाएंगे? गजाला जी ने और प्रोफेसर मुक्तसर साहब ने बहुत डिटेल से सारी चीजें बताई हैं। हम ये सवाल उठाते हैं कि ये हालात पैदा क्यों हुए। ठीक है, हमारा जो डिस्टेंस था, इक्वी डिस्टेंस था, वो ठीक था, जिसको हम कहते थे नेहरू के समय का नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। उस समय तो यही सारी कंट्रीज थी ना। आगे की तरफ देखते हैं, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आगे का देख रहा हूँ। हमने जब इसको नॉन अलाइनमेंट से मल्टी अलाइनमेंट का नाम दिया, तो मल्टी अलाइनमेंट क्या हम इसको झेल पाएंगे? क्या मल्टी अलाइनमेंट सबको स्वीकार है? या आप ब्रिक्स में भी रहिए और क्वाड में भी रहिए, आप RIC में भी रहिए और अमेरिका के साथ भी, यही तो दुविधा है। ये बेसिक दुविधा है सोच की। अगर हमने ये इक्वी डिस्टेंस मेंटेन रखा होता अभी भी, तो हमारे लिए रशिया भी बराबर, अमेरिका भी बराबर, और चाइना के साथ तो हमारा जो मुश्किलें हैं, चाइना ने जितनी सारी मुश्किलें हमारे पड़ोस के साथ कर रखी हैं, और उनका जो व्यवहार है उसमें तो साधारण तरीके से उनके साथ पूरी तरह चले जाना भारत के लिए संभव नहीं है। लेकिन इसका समाधान भी चीन ही कर सकता है चाइना के साथ। जी, उन समस्याओं का समाधान भी चीन ही कर सकता है। जी,
बिल्कुल, समस्या जिसके पास है समाधान वही कर सकता है। उन्हीं को इस इन सब बातों पे श्योर भारत को करना पड़ेगा कि ये सारे आपके जो मन की उलझने हैं या जो फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उसमें हम भारत को पूरी तरह से उसके संप्रभुता के साथ, समानता के साथ, सम्मान के साथ हम आपको इसमें शामिल करना चाहते हैं तो वो करें। वरना जो कहावत है ना कि बड़े लोगों की दोस्ती नहीं होती है, बड़े लोगों की फॉलोइंग होती है। आप उसके फॉलोअर हो सकते हैं, आप दोस्त कैसे बन जाएंगे? तो बराबर के लिए ये जरूरी है कि पहले इंडिया के कंसर्न्स को ठीक से चाइना एड्रेस करे और चाइना के सामने रखा भी जाए। हम जो रख रहे हैं वो तो एक थ्योरी रख रहे हैं, नैरेटिव। उन्होंने वैसे डॉक्टर जयशंकर ने मोटी मोटी बात ठीक कही है कि जिस तरह का हमें चाहिए, तो लेकिन क्या ये चाइना कर पाएगा? क्या ये रशिया उनके साथ करा पाएगा? और क्या आज की तारीख में अमेरिका से हमारे इतने संबंध बन गए? डॉक्टर मुक्तसर ने ठीक कहा, इट्स नॉट ऑल अबाउट अमेरिका। हालांकि मैं अब अमेरिका और यूरोप को अलग अलग देखता हूं। अब हम ये मान के चलते हैं, क्योंकि ये हम नहीं, भारत नहीं, ये यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि अब हम अमेरिका के पिछलग्गू नहीं है। इसीलिए वहां पे नाटो को छोड़ के उर्सुला वैन डायर ने अलग से वहां इसके लिए यूरोपियन यूनियन का मिलिट्री और उसके फंड की स्थापना की है, क्योंकि उनको लगता है कि अब अमेरिका पर डिपेंडेंसी बहुत दिनों तक नहीं हो सकती। और अमेरिका ने इसके लिए उनको एनफ बेइज्जत किया है, काफी बेइज्जत किया है कि भाई अब 2% से 5% जीडीपी अपना ले आओ सिक्योरिटी के लिए, हम मुफ्त में आपको सुरक्षा नहीं दे सकते, वगैरह वगैरह। तो ये अब हमारा ट्रेड जो बैलेंस है, उस ट्रेड बैलेंस को अमेरिका के साथ जितना है उतना रशिया चाइना दोनों मिला के देखते हैं तो हमारा ज्यादा ट्रेड बैलेंस इधर है अमेरिका की बजाय। तो इन सब स्थितियों में आपको अपना एक बैलेंसिंग एक्ट बनाए रखना होगा, और ये दुविधा अभी भी रहेगी। एकदम से भारत अमेरिका के पूरी तरह साथ नहीं जा सकता रशिया को छोड़ के। जैसा गजाला जी ने कहा, हमारा जो 1962 के बाद से हमारे बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो सोवियत यूनियन के और रशिया के प्रोवाइडेड हैं, आज भी बहुत सारे मामलों में। और रशिया एक डिपेंडेंट पार्टनर रहा है। आपने तो क्वाड की दोस्ती में ऑस्ट्रेलिया कहाँ आया हमारे साथ, जापान कहाँ आया हमारे साथ, अमेरिका क्यों नहीं खड़ा हो गया? और अमेरिका जब खड़ा हुआ तो उसने तो भारत की 20-22 दफा बेइज्जती कर डाली। हर दूसरे दिन आप कह रहे हो कि हम ये कर रहे हैं। आपने उसको बिना किसी भारत के शर्त के आपने उसमें पीस मीडिएशन कर दिया और उसका क्लेम करते हैं, और उसको आपने एक तरह से भारत को रोक लिया। तो इसमें भारत को अमेरिका को जिस तरह से साथ देना चाहिए वो नहीं दिया है। जो ट्रस्टेड पार्टनर, टेस्टेड एंड ट्रस्टेड दोनों कहते हैं, वो रशिया है। टेस्टेड एंड ट्रस्टेड अमेरिका नहीं है। जब बात टेस्ट और ट्रस्ट की आई तो आप तो एकदम से दोनों को बराबर देखने लगे कि पाकिस्तान भी महान देश है और भारत भी महान देश है। ऐसे में भारत को सोचना पड़ेगा कि वो क्या अपने टेस्टेड ट्रस्टेड फ्रेंड को पूरी तरह छोड़ के और फिर एकदम से इधर चला जाए, या फिर वो बैलेंसिंग में रहे कि नहीं भाई आपसे तो ठीक है, आपके साथ भी है, उनके साथ भी है, हम ना पूरी तरह से रशिया को छोड़ सकते हैं। क्या चाइना के साथ ट्रेड बंद किया जा सकता है? 127 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, और वो भी जो है हमारा सबसे ज्यादा उससे आयात है, हम बंद नहीं कर सकते। तो इसको बहुत सोच समझ के बैलेंसिंग एक्ट के साथ ही चलना पड़ेगा, जिसको आप माने ना माने, हम तो यही कहेंगे इक्वी डिस्टेंस हो, और वो वही वाला हो जो नॉन अलाइनमेंट आपका जो थ्योरी है वही चल पाएगा, कुछ और चल नहीं सकता। मल्टीलेटरलिज्म, मल्टी अलाइनमेंट जो है थ्योरी चल नहीं पाएगी, आप चाहे नाम कुछ और दे दीजिए। जी बिल्कुल। आखिरी टिप्पणी मुक्तदर साहब। मैं थोड़ी आई वांट टू गिव सम एडवाइस टू द इंडियन फॉरेन पॉलिसी। अगर आप मिडिल वेट के बॉक्सर हैं तो सुपर हैवी वेट के राउंड में ना घुसे। दैट इज व्हाट इंडिया हैज बीन डूइंग। कि देखिए इंडिया को क्या चाहिए इंटरनेशनली, टेक्नोलॉजी चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, मार्केट्स चाहिए ग्रो होने के लिए, राइट? इट इज अ वेरी सिंपल थिंग। तो इसमें आपकी मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी चल सकती है as long as you don't also want to pretend to be a major power। तो मेरी जो पार्टली शिकायत ये है कि ये जो करंट एस्टैब्लिशमेंट है दिल्ली में, ये नेशनलिस्ट जरूर है और दैट इज अ वर्च्यू। तो मैं यकीन से कहता हूं कि ये इंडिया को धोखा नहीं देंगे ये लोग, लेकिन इनकी एक बीमारी है कि ये मोदी, बीजेपी, आरएसएस का जो एजेंडा है उसमें दे आर यूजिंग फॉरेन पॉलिसी टू प्रमोट मोदी ऑल्सो।
तो उसमें जब वो दिखाने जाते हैं कि मोदी की वजह से है, मोदी है तो मुमकिन है, तो मैं चैलेंज करता हूं कि आप जाके न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर बन के बताएं हमको न्यूजीलैंड को कहां ले जा सकते हैं आप। यू कांट, राइट? सो आई थिंक कि ये जो पिछले 2-3 साल में इंडिया ने ये मोदी को प्रमोट करना शुरू कर दिया, इंडिया को छोड़ दिया पीछे, उसमें दे हैव इरिटेटेड अ लॉट ऑफ पीपल और दे हैव रेज्ड लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। तो आई थिंक इंडिया हैज टू गो बैक टू इट्स ओल्ड, मतलब जो कहना चाहिए कि ये जो लीडरगिरी छोड़ रहे दुनिया में, विश्व गुरु हैं हम, ग्लोबल साउथ की वॉइस हैं, आप वोट डालते हैं ग्लोबल नॉर्थ की तरह। तो आई थिंक जिस तरह से चीन ने 30-40 साल तक चुपचाप अपनी ग्रोथ को बल दिया, कोई बगैर कोई बड़ा क्लेम किए हुए, आज वो वहां पहुंचा है। आज की तारीख में भारत को भी उस तरह से पेश आना चाहिए। जी हाँ, बिकॉज देखिए सर, मतलब ये जो विकसित भारत का गोल है, इट इज लुकिंग, हर साल इट इज लुकिंग मोर डिफिकल्ट टू अचीव। देखिए इंडिया हैज टू ग्रो एट 8.5% टू बिकम विकसित भारत 47 का अगर जो गोल है, हर साल अगर 6.5 पे जाएगा तो वो गोल नहीं पहुंचेगा। सो व्हाट इंडिया हैज टू डू इज नॉट प्रिटेंड दैट इट इज ऑलरेडी ए मल्टीपोलर वर्ल्ड एंड मल्टीपोलर में 7 पावर हैं, हम भी एक पावर हैं। नहीं, रोज आपको इंसल्ट करता है डोनाल्ड ट्रंप, आप महीने में एक बार तो उसको इंसल्ट करके बताएं हमको कि मल्टीपोलैरिटी कहाँ है। सो आई थिंक इंडिया शुड रिकॉग्नाइज दैट इट इज ए मिडिल पावर एंड इट शुड, और इट इज ए पुअर कंट्री which is underdeveloped। आप वर्ल्ड बैंक की लोअर मिडिल इनकम की कैटेगरी में आते हैं, आप अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं। सो फोकस ऑन बिकमिंग ए डेवलप्ड कंट्री फर्स्ट बिफोर यू स्टार्ट प्रीचिंग टू द वर्ल्ड हमारा मॉडल फॉलो करो। अरे भाई, आपका मॉडल क्यों फॉलो करेंगे? आपके सबसे चहीते सपोर्टर्स गुजराती इंडिया छोड़कर भाग रहे हैं, जो गरीब है वो भी भाग रहे हैं इंडिया छोड़ के, जो अमीर है वो भी छोड़ के भाग रहे हैं। सो इंडिया हैज टू फोकस ऑन डेवलपमेंट and not try to become a global leading power. It is not। और देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि the reason why Russia has survived ये 3-3.5 साल, because Russia is a weapons manufacturer। अगर ये खरीद के लड़ने वाला होता तो ये sanctions के अंडर वो कभी का हार जाता। India is the biggest importer of weapons। आप हथियार खरीद के दादागिरी करने वाले मुल्क बनना चाहते हैं, that is not going to work। देखिए the real powers on the world are not importers of weapons। इंडिया उसमें अमेरिका है, रशिया है और चाइना है, they make their own weapons। तो I think India should basically, कहते हैं ना कि that they should recognize कि they are still a middle level power which needs to focus on economic development, और उसमें सबका मित्र बन जाए आप। and सबका मित्र बनना होता जब you don't push your agenda on others। ये hegemonic जो आदत है, प्रिटेंड के मतलब कि वी आर गोइंग टू बी ए मेजर पावर, वो अगर निकाल दें, और ये जो मोदी को प्रमोट करने की जो फॉरेन पॉलिसी को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, वो अगर आप दो चीजें अगर इंडिया को निकाल दें, देन इंडिया कैन इज डूइंग वेरी वेल एंड इट विल डू वेल। बिल्कुल, ये एडवाइस मैं आपकी बिल्कुल सहमत हूं। कोई और ऐड करना चाहे? 1 मिनट है मेरे पास। रजाला जी, ये बड़ी कायदे की एडवाइस है जी। देखिए मेरे ख्याल से जो प्रोफेसर साहब ने कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। मैं सिर्फ उस पर ये एक बात जोड़ना चाहती हूँ कि हमारी फॉरेन पॉलिसी 2 चीज़ों की कैद में है, 2 इशूज़ की। एक तो ये है प्रोजेक्शन, जो कि हमें करना है कि हमारे प्रधानमंत्री बहुत महान है, और ये प्रोजेक्शन पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में हुआ है कि फॉरेन पॉलिसी को अब अपने घरेलू एजेंडा को बढ़ाने के लिए करते हैं। जैसे G20 समिट हुआ, आपने देखा गांव देहातों में भी G20 के पोस्टर्स लगाए गए थे, और अभी तक बहुत सारी जगहों पे लगे हुए हैं। तो एक तो ये था कि आपने एक इंसान की इमेज को बढ़ाने के लिए फॉरेन पॉलिसी का इस्तेमाल किया है। दूसरी जो और ज़्यादा ख़तरनाक बात है वो ये है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी हमारी आइडियोलॉजी का शिकार बन गई है। यही हमारी आइडियोलॉजी है जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है। इसी की वजह से हम अपने संबंध पाकिस्तान से बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। हमारे जब पाकिस्तान से हमारे संबंध ठीक ठाक चल रहे थे, बातचीत हो रही थी दोनों देशों के बीच में, तब इतना बुरा हालात नहीं थे। हमने जितना पाकिस्तान से बातचीत बंद करी है
और ये मोदी सरकार के आने के फौरन बाद ही हो गया था। ऐसा नहीं था कि हम किसी हमले का इंतजार कर रहे थे ये करने के लिए। आप देखें, अगर वो फर्स्ट स्वेरिंग इन सेरेमनी जब हुई थी और नवाज शरीफ को बुलाया गया था, इमीडिएटली उसके बाद हमारे प्रेस में सब जगह ये खबरें फैलाई गई थी कि उसकी डांट लगा दी है, नवाज शरीफ को बुला के मोदी ने डांट लगाई है। तो ये आपका फॉरेन पॉलिसी करने का तरीका नहीं होता है। तो हमारी जो आइडियोलॉजी जो हमारी फॉरेन पॉलिसी को डिटरमिन कर रही है, उसकी वजह से भी हमारा बहुत नुकसान हुआ है। हमारा पूरा जो नेबरहुड है वो हमसे नाराज इसी वजह से हुआ है कि हमने अपने आइडियोलॉजी को इतना सर पे चढ़ाया कि हम अपने बायलैटरल रिलेशंस में भी उसको हमने दखल देने की न सिर्फ दखल देने की इजाज़त दी, हमने उसको उसी को फॉर्मुलेट करने की कोशिश की। हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के अगर आप यूट्यूब पे 50 वीडियोज़ हैं, आप उसी में देख लीजिए कि वो किस तरीके की बातें करते हैं। किसी भी देश के एनएसए को इस तरह की बातें शोभा नहीं देती हैं, और वो भी पब्लिक फोरम पे खड़े होकर आप इस तरह की बातें करें। तो ये हमारी बहुत बड़ी कमज़ोरी रही है, जिसकी वजह से हमारे इस वक्त हम अपने नेबरहुड में सबसे ज़्यादा आइसोलेटेड हैं, और नेबरहुड की वजह से ही दुनिया के बाकी पावर्स भी हमें उसी नज़र से देखते हैं कि जो अपने नेबरहुड में भी अपना वर्चस्व नहीं बना पाया, उसको और वो कहाँ पे कुछ बना सकता है। तो मैं सिर्फ कहना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ओंकारेश्वर जी, अगर 30 सेकंड में कुछ ऐड करना चाहें आप। बस हाँ, जो गजाला जी नहीं कह पा रहे हैं वो मैं उसको कह रहा हूँ कि ये जो हिंदू मुस्लिम रेटोरिक क्रिएट किया गया है ना, देखिए बांग्लादेश के साथ रिलेशन हमारे सिर्फ इसीलिए खराब हुए, और स्पेशली जब मीडिया ने चिल्लाना शुरू किया हिंदू मारे जा रहे हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान को भी हम कंट्री की बजाय हम एक मुस्लिम कंट्री के रूप में देखते हैं। दिक्कत ये है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो हम अफगानिस्तान से भी बात करने लग जाते हैं, फिर हमारे लिए तालिबान। तो निश्चित रूप से डोमेस्टिक अपनी पॉलिटिक्स से इस डिप्लोमेसी को बिल्कुल दूर रखना चाहिए। प्रोफेसर मुख्तर से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि जो आप प्रमोट करना चाहते हैं व्यक्ति को, वो प्रमोशन दूर करके अब आप यहाँ अवार्ड ले रहे हैं, वहां विश्व गुरु, ये जो क्लेम है, आप सबके बराबर खड़े होना चाहते हैं तो पर कैपिटा इनकम में खड़े हो जाइए पहले, बाकी सब चीजों में आप करें। जो प्रोडक्शन की बात हो रही है, वही राहुल गांधी ने सवाल उठाया था कि मेक इन इंडिया हमारा फेल्योर रहा, इसीलिए हम चाइना के साथ वो उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सब चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, और इसको डिप्लोमेसी को शांति से होने दीजिए। भारत ने काफी प्रतिष्ठा हासिल की है, 140 करोड़ लोगों का देश जो है, इसकी प्रतिष्ठा अलग है। इसको उस पॉलिटिक्स से दूर रखा जाना चाहिए, तभी ये ठीक से चल पाएगा। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का आज की इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार।